वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं जो भी अभी तक के जितने भी वीडियो बनाया हूँ आप ये देख रहे होंगे, मैं इसी बुक से ही आपका सारे क्वेश्चंस हम इससे कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटर क्या करता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब होता है एक सिंगल पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो वो सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएगा। जनरल एंट्री बनाने के बाद उसका वो लेजर बनाता है। लेजर बनाने के बाद उसका वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसका फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं। 3 हमको अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें 3 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये क्या होता है। तो पहले जनरल एंट्री बना, जनरल एंट्री के बाद लेजर बना, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना। ट्रायल बैलेंस हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके हेल्प से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही हमको बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज देखने के लिए ये हेल्पफुल होता है। इस वजह से एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, उसके बाद सोल प्रोप्राइटर का पूरा उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाता है और यहां पर उसकी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आता है। तो देखिए, यहां पर मैंने प्रोफार्मा बनाया हुआ है। प्रोफार्मा को समझते हैं। और अगर आप ये बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बुक में आपको यहां पर पेज नंबर 418 में आपको ये प्रोफार्मा दिख जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, और पेज नंबर 425 में आपको दिख जाएगा प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो ये सारे दिए हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट कौन सा ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कॉलम बनाया जाता है और उसी में ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और उसके जस्ट बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान के चलिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, पेन बनाने की एक फैक्ट्री है। तो आपके जो फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, जितना भी आपको सेल जनरेट हो रहा होगा, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम है। और वो आपकी जो पेन बनाने की फैक्ट्री है वो तो अलग है, साथ में आपका एक शहर में आपका एक ऑफिस है जहां पर आपके ऑफिस वर्क होता है, जहां से आपका एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हो आप लोग। तो वहां पर जो ऑफिस में जो सारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, जो भी ऑफिस में पैसा आ रहा है और जा रहा है। उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम समझते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे के सारे ये एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम है। तो सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का जो माल बच गया है, पिछले साल का जो स्टॉक बच गया है, उसको इस साल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हम यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आता है परचेज। जो सामान रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, जैसे पेन बना रहे हैं तो पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर परचेस किए हैं उसमें से अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसको माइनस करके नेट परचेज यहां पर लिखेंगे। कैरियज इनवर्ड। देखिए, कैरियज इनवर्ड क्या होता है, जैसे कि अगर हम अपनी फैक्ट्री में कोई सामान रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। मान के चलिए वो ट्रांसपोर्ट में, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में हम उसको मंगा रहे हैं, तो उसके जो खर्चे होते हैं कैरियज, वो कैरियज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। फ्रेट भी एक प्रकार का भाड़ा है। देखिए, इनवर्ड लिखा होगा, मैं शॉर्ट में IW लिखा हुआ हूं, इसको बोलते हैं इनवर्ड। इनवर्ड मतलब
अगर जहां पर भी आपका इनवर्ड दिया है इसका मतलब आप समझ जाइए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहां पर कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कार्टेज, ऑक्ट्रॉय टू प्रोडक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं। वेजेस, वेजेस देखिए वेजेस और सैलरी इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो वेजेस जो है वो फैक्ट्रियों में अनस्किल्ड लेबर को दिया जाता है और सैलरी जो होता है वो स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है, जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, मतलब कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये वेजेस, पावर, देखिए यहां पर पावर लिखा है, अगर वही इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पावर, फैक्ट्री में आपको पता होगा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलानी होती है उनको, तो यहां पर ये पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पावर से आप समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस को यहां पर लिखा जाता है। उसके बाद बात करें क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे सबसे पहले बाय सेल, जो सामान आप बेचे हैं। उसके बाद अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि जो सामान आपके पास बच गया है, जो नहीं बिका है, उसको हम यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब आपकी क्रेडिट साइड, अगर आपका सेल ज्यादा होगा और आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो यहां पर बैलेंस आएगा और वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि 10,000 रुपए मान के चलिए आपका जो इनकम है यहाँ क्रेडिट साइड वो 10,000 रुपए टोटल आया है और यहां पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 8,000 रुपए आया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से ज्यादा किस साइड दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इसलिए आप 10,000 रुपीज यहां दोनों साइड लिख देंगे। और यहां पर एक्सपेंसेस कितना हुआ है 8,000, तो 10,000 में 8,000 माइनस करेंगे और यहां पर आ जाएगा 2,000 और ये 2,000 हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि जब इनकम आपके ज्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा। इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ये पूरा का पूरा 10,000 दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस 10,000 दिखा रहा है और ये इनकम दिखा रहा है 7,000। तो दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये 10,000 है, तो दोनों साइड 10,000 लिख दिया जाएगा। और एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम 7,000 रुपए है, तो ये जो बैलेंस है 10,000 माइनस 7,000 ये आ जाएगा 3,000 और ग्रॉस लॉस में आ जाएगा 3,000। क्लियर है। तो फिर से मैं एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा उसमें हम डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड सारे डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से हमको जो रिजल्ट मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे क्रेडिट साइड वैल्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होंगे, तभी जाके हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और सिंपल सी बात है, इसको आप रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो यार आपके इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर भी है, अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और आपके इनकम कम है तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। अब ये क्या होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड आ रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, और अगर ये ग्रॉस लॉस आ रहा है तो हम इसको डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और ऐसी लाइन खींच के ही इसी के नीचे से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चालू कर देते हैं। तो आपके स्कूल में भी मेरे ख्याल से एक साथ ही बनाना सिखाया गया होगा। अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम एक साथ ही बनाते हैं, इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। तो देखिए यहां पर क्रेडिट साइड लिखा गया है ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पर अगर
ग्रॉस लॉस आएगा तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो यहां पर आ गया है ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब देखिए एक एक करके समझते हैं। यहां पर क्या आएगा, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर टू सैलरी, सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी और वेजेस का अंतर अभी मैंने आपको बताया। सैलरी और वेजेस में क्या अंतर है, तो सैलरी स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है जो कि कोई प्रॉपर डिग्री लेकर उस काम को कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, और या हो गया आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सब क्या है, इनके लिए सब एक स्किल चाहिए, एक डिग्री चाहिए, तब जाकर वो उस काम को वो कर पाएंगे। तो सैलरी स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है और वेजेस जो है वो आपका अनस्किल्ड वर्कर को दिया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड पोस्टल, तो प्रिंटिंग विंटिंग करवाए हैं, पोस्टल मतलब कि लेटर वेटर भेजे हैं, वो सब चीज का। इंश्योरेंस करवाए हैं, और बैंक चार्जेस, बैंक में हमारा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये होता है अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये है हमारे लिए वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है और वो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो वो भी आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डेप्रीशिएशन, बैड डेप्ट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है। देखिए बुक में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको आप रीड कर लीजिएगा। मैं पूरे चीजों को नहीं लिखा हूं, बस आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट आपको मैं समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से होता है। और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो प्रोफार्मा में दिया है वो पूरे के पूरे लिस्ट आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एक्सपेंसेस दिए रहते हैं। तो बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो एक्सपेंसेस या इनकम दिया है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, वो ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये बस हमको मालूम होना चाहिए। क्रेडिट साइड में आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव, या हो सकता है हम किसी को लोन दिए होंगे पैसा और हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव, हमको अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है। होता है ना, हम अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे शूज खरीदने गए 1000 रुपए का, और हमको वो 600 रुपए में मिल जा रहा है, होली ऑफर 600 रुपए में, कई खुश है कि नहीं, रात वात तक के एकदम सपने देखते रहते हैं, अरे वाह हमारा 400 रुपए बच गया करके, काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो 400 रुपए का फिर और कुछ खरीद लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। उसके बाद रेंट रिसीव, रेंट आपको रिसीव हो रहा है। डिविडेंड, डिविडेंड अगर किसी कंपनी के शेयर्स आप परचेस किए हैं उसका आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर हमारा इनडायरेक्ट इनकम अगर ज्यादा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो हमको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। और वही अगर बात करें एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम हमारे कम है, तो हमको यहां पर बैलेंस में नेट लॉस मिलेगा। और ये नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस दोनों में से कोई एक आएगा। और इसको हम कहां लिखते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में ये अगर कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो कैपिटल को माइनस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, जो कि हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हमको बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। तो देखिए बैलेंस शीट को समझते हैं। ये लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज मतलब कि आपको पता होगा कि सारे के सारे जितने भी पैसे देने होते हैं, जैसे कि इनसाइडर लाइबिलिटीज होता है और आउटसाइडर लाइबिलिटीज होता है। इनसाइडर लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, मैं अपने बिजनेस में खुद अगर मान के चलो 10 लाख रुपए लगाया हूं, तो वो मेरे लिए, वो बिजनेस के लिए क्या है, इनसाइडर लाइबिलिटीज है। देखिए बिजनेस और बिजनेस पर्सन ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। ये बिजनेस पर्सन ये बिजनेस को पैसा दिया है उधारी, ये मानता है ये बिजनेस। ठीक है, इस वजह से कैपिटल जो होता है उसको लाइबिलिटीज की तरफ, लाइबिलिटीज में लिखा जाता है कि भाई आगे चल के उसको पैसा देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज अलग है।
ऐसा मत सोचना कि यार हमारा ही पैसा है, हम ही तो बिजनेस में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम हमेशा जब बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल मतलब कि जो हम पैसा बिजनेस में लगाए हैं, हम लगाए हैं तो हम उसको लायबिलिटीज में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों के दोनों अलग हैं। और जो कैपिटल होता है वो इनसाइडर लायबिलिटीज होता है। इनसाइडर लायबिलिटीज मतलब कि अंदर के लोग ही उस पैसे को दिए हुए हैं बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल इनसाइडर लायबिलिटीज होता है, और ये बाकी जितने भी लायबिलिटीज हैं वो आउटसाइडर है, मतलब कि बाहर के लोगों को पैसा पे करना है। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, और अगर नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसको प्लस कर देंगे, और अगर नेट लॉस आ रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। और अगर मान के चलिए कोई ड्राइंग है तो भी इसको माइनस किया जाएगा। ड्राइंग मतलब आपको पता होगा, अगर पर्सनल यूज के लिए हम अगर पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से तो वो ड्राइंग कहलाता है, वो कैपिटल को कम करता है। ऐसे करके सभी का आप सम माइनस प्लस करके आप यहाँ पर आउटसाइड में आप टोटल लिख देंगे। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि जो बाहर हम सामान जिससे उधारी में खरीदे हैं, जिनको हमको पैसा देना है, वो क्रेडिटर्स होते हैं, उसको लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो हम एक्सपेंसेस जो हम पेमेंट किए नहीं है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऐसे खर्चे जिनका हम पेमेंट अभी तक के किए नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ये भी लायबिलिटीज है। अनएक्रूड इनकम, तो अनएक्रूड इनकम क्या होता है कि हमको पहले से पैसा मिल गया है लेकिन उसके लिए हम काम नहीं किए हैं, तो वो हमारा एक लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे उदाहरण, अगर मैं जियो का अभी 799 रुपए का रिचार्ज कराता हूं आज की डेट में, तो वो ना अपनी लायबिलिटी साइड लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को कब तक के सर्विस देगा? 3 महीने तक के मेरे को सर्विस देगा, तब जाकर वो 799 का जो पैक है 3 महीने वाला वो कंप्लीट होगा, वो तब अपना काम तब उसका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके पहले वो कहाँ लिखेगा? लायबिलिटीज में, ठीक है। तो अनएक्रूड इनकम, तो ऐसा इनकम जिसके लिए अब हम अभी तक के काम नहीं किए हैं, आगे काम करेंगे। मान के चलिए अगर कोई मेरे इंस्टीट्यूट में आता है और उससे मैं वन टाइम एक फीस लेता हूं, ठीक है, 10,000 रुपए मान के चलो मैं फीस ले रहा हूं साल भर पढ़ाने का, तो जो पैसा ले लिया हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? अनएक्रूड इनकम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी उस पैसे को कमाया नहीं हूं, पूरे एक सेशन उसको मैं पढ़ा दूंगा उस स्टूडेंट को, तब जाके वो लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटी से वो हटेगा, ठीक है। तो वो अनएक्रूड इनकम कहलाता है, जिसको हम लायबिलिटीज में लिखते हैं। बिल्स पेबल, ये भी एक प्रकार का लायबिलिटीज है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट कर लिया जाए तो वो भी लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लिख देंगे। उसके बाद एसेट्स में आएगा गुडविल आएगा। ये सब आप पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, सुना है, आप अपने जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो भी आप बार बार ये नाम सुने होंगे, ठीक है। और अगर जो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरा वीडियो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पुरानी वीडियो को आप देखिए, ताकि बेहतर तरीके से आप मेरी बात को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से आप अकाउंट चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक क्या होता है? तो जैसे कि जानवर, यार जो दूध देने के लिए आपके घर में आता होगा, उसके पास 40-50 भैंस होंगे, तो भैंस उसके लिए क्या है? उसके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि वही उसको अर्न करके दे रहा है, तो वो एसेट है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक जो होता है ये भी एसेट होता है। यार कोई ऐसा बिजनेसमैन भी तो हो सकता है जो डेयरी फार्म चला रहा होगा, तो डेयरी फार्म चला रहा होगा, उसके लिए एसेट क्या होगा? तो लाइव स्टॉक होगा। तो ये लाइव स्टॉक एसेट्स होता है। डेटर, जिनसे हमको पैसा लेना रहता है। बिल्स रिसीवर, जिनसे पैसा लेना रहता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो हम पहले ही कर चुके हैं, वो भी हमारे एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूं उस जगह मान के चलिए मैं आने वाले 2 साल तक का पहले से रेंट दे दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। मैं पहले से खर्चा कर दिया हूं, वो आगे करना था, पहले से कर दिया हूं, तो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा मेरा। उसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि मैं काम कर चुका हूं लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला है, तो मैं उसको एसेट साइड लिखूंगा। एक होता है अनएक्रूड। अनएक्रूड मतलब कि काम नहीं किया गया है लेकिन पैसा मिल गया। और यहां पर एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है काम कर लिया गया है लेकिन पैसा अभी तक के नहीं मिला। फिर से उदाहरण देता हूं, एक स्टूडेंट है जिसको मैं महीने भर पढ़ाया और उसके बाद मैं उससे मैं पैसा लूंगा, और वो महीना भर अगर मैं पढ़ा दिया, मतलब कि वो क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम कहलाएगा, क्योंकि मैं उसको सर्विस दे चुका हूं लेकिन मेरे को अभी तक के पैसे नहीं मिले, फीस नहीं मिला है। तो वो कहां लिखूंगा मैं? एसेट साइड में, एक्रूड इनकम में। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक,
कैश इन हैंड मतलब जेब में जो पैसा है, कैश एट बैंक मतलब जो बैंक में पैसा है, उसके बाद स्टॉक, ठीक है। तो इसको दोनों साइड को टोटल करोगे तो दोनों साइड बराबर आएगा, ये बैलेंस शीट की खूबसूरती होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। उनको आप कहाँ रखेंगे? बैलेंस शीट में रखेंगे। अगर नेट प्रॉफिट है तो आप कैपिटल से प्लस करेंगे, और अगर लॉस है, नेट लॉस है, तो आप कैपिटल से माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी आपके एसेट्स लायबिलिटीज दिए रहेंगे वो सारे के सारे को आप लिख दोगे। उसके बाद जैसे ही आप टोटल करोगे तो टोटल आपका बराबर आएगा, और बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गलती है। तो देखिए, इस चैप्टर को अगर करना है तो आप पहले तो ये याद कर लो कि ना कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और क्या चीज बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज में आती है, ये आप याद कर लो। एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का आपको फाइनल अकाउंट बनाने को आ सकता है। तो फाइनल अकाउंट में आपको तीनों चीज बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। या फिर आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और कुछ कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, कुछ कुछ आपको एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, जिसमें कि आपका ट्रेडिंग के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। आपको छांट छांट के ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है वो लिखना रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोले, जिसमें कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम दोनों रहे, और उसमें आपको छांट छांट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो आपको लिखना रहेगा और नेट प्रॉफिट निकालना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। अगर पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट पूछेगा तो आपका 6 नंबर का आएगा, और अगर इंडिविजुअल मान के ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ रहा है तो 3 या 4 नंबर के आपके इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम आगे के एक्सरसाइज। थैंक यू।